आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 14 नवंबर के स्काईमेट वेदर बुलेटिन में। अब हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा। अभी तक का जो सप्ताह था बहुत अच्छा निकला है, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। किसान भाइयों के लिए पूरी तरह से अपना जो फसल है उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिजाई शुरू हो गई है, गेहूं वगैरह की बिजाई कई राज्यों में। मैं जो वीडियो देख रहा हूं और जो हमारे किसान भाई बताते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ये जो रबी की फसल है उसकी बिजाई अब शुरू हो चुकी है और खेत पूरी तरह से तैयार है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगले कम से कम हफ्ते 10 दिन तक कोई भी ऐसी वेदर एक्टिविटी नहीं है, यानी मौसमी गतिविधि कोई ऐसी दिखाई नहीं देगी जिससे कि कोई परेशानी हो। यानी टेम्परेचर इतना नीचे नहीं गिरेंगे कि पाला पड़ जाए, और जो बारिश है, सर्दियों की बारिश, वो भी नहीं है। पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं है। केवल नॉर्थ ईस्ट मानसून भी अभी फिलहाल कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। और तमिलनाडु और केरल में ही बारिश है, और लक्षद्वीप और श्रीलंका वगैरह में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। पहले टेम्परेचर पर नजर डालते हैं कि इस समय आज जो 14 नवंबर को जो टेम्परेचर थे, मिनिमम टेम्परेचर तो सबसे जो माइनस में था वो क्वाजीकोंड में माइनस में था। श्रीनगर में 1.9 था माइनस में। और अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, यानी कि मैदानी भागों में, तो सीकर जो है वो 6 डिग्री था। यानी कि राजस्थान में 6 डिग्री तक तापमान गिर चुके हैं। और भी देखें आप तो आप देखो, ये अंबिकापुर में 7 है, कानपुर में 8 है, शिवपुरी में 8 है। और आगे अगर हम चलते हैं इन इन बाकी राज्यों के लिए, तो इसमें भी देखेंगे हम कि ये चूरू में 8.2 है, इंदौर में 8.2 है। मतलब ये चूरू, इंदौर, नौगांव, कोलवरी, ये सारे चंडीगढ़ में 8.4 है। ये शिमला तो ऊपर हो गया। अलवर में 8.5, यानी कि 10 डिग्री के नीचे ज्यादातर इलाकों में अब तापमान आना शुरू हो गए हैं। और ये यानी कि अब कह सकते हो कि आप सर्दी की शुरुआत पूरी तरह से हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 5 से 6 और कहीं कहीं 7 डिग्री तक तापमान नीचे गिर चुके हैं। तो उससे क्या है कि सीवियर कोल्ड वेव चल रही है। और कोल्ड वेव आपको मालूम है कि जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे होता है और जो एवरेज टेम्परेचर से 4.5 डिग्री कम हो जाता है, तो उसको कोल्ड वेव कहते हैं। अगर 7 डिग्री सामान्य से कम हो जाता है तो उसको सीवियर कोल्ड वेव कहते हैं। तो कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव चल रही है कई राज्यों में। और अभी भी एक उत्तर पूर्वी भारत में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और नीचे आ गया, वैसे श्रीलंका के साइड में आ गया है और एक अरब सागर में है। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है इनका असर जो है वो केवल श्रीलंका, तमिलनाडु और जो बाकी इलाके हैं इन्हीं में ही दिखाई दे रहा है। यानी कि केरल वगैरह इस सारे इलाके में ही दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेचर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखिए सीकर में 6 है, यहाँ पर चूरू में 8.2 है, हिसार में 8.8 है। अगर यहाँ पर देखें अमृतसर में 9.4 है, ऊना में है जो 8.5 है, मंडी में 6.2 है। यानी कि मंडी में 6.2 है और सीकर में 6 है। आप देख सकते हो कि यानी कितना फर्क है। धर्मशाला में 8.4 है, यानी धर्मशाला में ज्यादा है और प्लेन एरियाज में कम है। और ये मतलब इससे आपको आइडिया हो सकता है कि किस तरह का जो टेम्परेचर अभी गिर रहे हैं प्लेन एरिया में। तो जम्मू में 10 है और बनिहाल में 3 है। तो इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जो प्लेन एरिया में टेम्परेचर क्यों गिर रहे हैं और पहाड़ों पर ज्यादा क्यों है। अब क्या हो रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो मैदानी इलाकों में जो हवा है वो किस तरह से चल रही है हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो ये आपने देखो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ये जो है ये पहाड़ी इलाका, और यहाँ से ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी हवाएं लगातार चल रही हैं मैदानी इलाकों में। यहाँ पर जैसे सीकर है, तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो तापमान को गिरा रही है। आसमान साफ है। जब आसमान साफ होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। सूर्यास्त के बाद जो धरती है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। यानी दिन में सूरज की गर्मी से जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है और सूर्यास्त के बाद उसको रिलीज करती है। अगर बादल होते हैं तो वो एनर्जी बादल और अर्थ के, यानी जमीन के जो सतह है उसके बीच में रुक जाती है और उससे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं रात के। लेकिन अगर यहाँ आसमान साफ है, जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह पे है, तो उससे क्या होता है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और जो जमीन है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन पहाड़ों पर हल्के फुल्के बादल हैं और हवाओं की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिमी या ठंडी हवाएं नहीं है। वहां पर पहाड़ों के कारण हवा एक ही जगह पर घूमती रहती है, तो इसीलिए वहां पर सर्दी का एहसास रात में कम हो रहा है। अब जब यहाँ पर आसमान साफ होगा तो
वहां पर भी टेम्परेचर गिरने लग जाएंगे। तो इस तरह का यही कारण है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्यों दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखें तो जो प्रदूषण है उसमें कुछ कमी अब दिखाई दी है। यानी कि कल आपने देखा होगा कि ये जो मैंने आपको मैप दिखाया था दिल्ली के आसपास का, इसमें आप देखेंगे कि जो मैप था यहाँ पर आप 500 से ऊपर के इलाके में जो पॉल्यूशन था अभी 400 और 300 के बीच में, 300 और 400 के बीच में है, और 400 से 500 के बीच में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जो नीले जो वो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो 300 से भी कम है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत मिली है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी राहत में भी हम खुश हो जाते हैं, यानी वेरी पुअर कंडीशन में भी हम बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसको हमें झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में इसी तरह का मौसम आ जाता है। और अगर अब हम देखें, यानी कि ये मैप है जो हम हमेशा दिखाते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, तो उसमें देखिए जो मैंने बताया था कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बना हुआ है। इसके बीच में ये ट्रफ जा रही है, तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां हो रही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो रही है। अब धीरे धीरे ये तमिलनाडु में कम हो गई है, लेकिन कल से यहाँ पर अगर देखें तो ये 15 तारीख को देखें तो तमिलनाडु में ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है काफी पास आ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि कोस्टल एरियाज में बारिश बढ़ जाएगी। और अगर 16 तारीख की बात करें तो चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, पम्बन, तोडुकोट्टई, ये जितने भी इलाके हैं, सलेम वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और 18 तारीख को आप देखो कि ये तिरुपति, नेल्लोर यानी कि रायलसीमा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, और उत्तरी तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। जो एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसकी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा और साउथ में जाएगा और श्रीलंका के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर आज की बात करते हैं तो हम देखेंगे पहाड़ों पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इस तरह से आगे आता है, यहाँ पर अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है, यहाँ पे कहीं बनता है तो इस तरह से आगे आएगा, और जब पहाड़ों पर पहुंचता है तो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना देता है। पहाड़ों पर जो होता है वो स्नोफॉल होता है, और ये जो ये यहाँ पर जो मैदानी भागों में रेन होती है। तो पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है, मैदानी भागों में रेन होती है, बारिश होती है। तो ये अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले एक सप्ताह तक दिखाई नहीं दे रहा है। और कई लोग बताते हैं मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो है, लद्दाख के ऊपर बना हुआ है, लेकिन जब तक कोई बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन या बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता तब तक ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ पर होगी नहीं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो लोग बताते हैं कि हाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तभी बताना चाहिए जब वो कोई वेदर एक्टिविटी दे। तो ये एक भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब अगर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ रहा है लेकिन वहां पर कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई नमी नहीं है, बारिश नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, तो क्या फायदा नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ ऐसा नहीं है जो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश दे। अगर बारिश हो जाती है, नमी बढ़ेगी तो कोहरा छाएगा, कोहरा छाएगा तो दिन में तापमान गिरेंगे, कड़ाके की सर्दी महसूस होगी। तो अब आप ये कह सकते हो दिन अभी भी साफ रहेगा, धूपमय रहेगा, हल्की धूप रहेगी, क्योंकि ये जो धुंध कुहासा है ये रहेगा, लेकिन फॉग आने की संभावना, गहरा जो कोहरा है वो आने की संभावना नहीं है, शैलो फॉग आ सकता है। तो हम कहेंगे कि पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आपका ये राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके, तेलंगाना, कर्नाटक तक सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और कर्नाटक के जो कोस्टल एरिया, साउथ कोस्ट है, वहां पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो आज 14 नवंबर है, बिहार में इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो वो अलग बात है, पॉलिटिकल बात है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है वो धीरे धीरे साउथ इंडिया में बढ़ेगी। 16-17 तारीख से 18 तारीख से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा एक्टिव होगा, लेकिन वो भी केवल दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। बाकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सूखे रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किसान भाइयों के लिए अगला सप्ताह काफी अच्छा है, और आप अपनी पूरी तरह से इस चीज की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी आपको फसलों की तैयारी है वो पूरी तरह से आप कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आगामी फसलों के लिए ऑलरेडी नमी है, और जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, मॉइस्चर बढ़ेगा, तो इसका काफी ज्यादा फायदा होगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।